तो गाइस, पिछले सेशन में हम लोगों की बात चल रही थी लैम्ब्डा एक्सप्रेशन की, जिसमें हमने आपको सिखाया कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं और साथ में लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक बेसिक बेनिफिट तो हमें ये समझ में आया कि भाई लैम्ब्डा एक्सप्रेशन हमारे बहुत सारे लाइन ऑफ कोड को कम कर दे रहा है। दूसरा हमने ये समझा कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन की मदद से हम पूरे की पूरे लॉजिक या पूरे की पूरे बिहेवियर को पास कर सकते हैं। मीन्स लैम्ब्डा एक्सप्रेशन इज़ अ फंक्शन जिसको हम पास कर सकते हैं। ठीक है? तो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन से हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग अचीव करके देखे थे। ठीक है? हम कब बोलेंगे कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग अचीव हो रही है? जब मेरा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन जो कि एक फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, वो एक वेरिएबल में होल्ड हो जाए, उसको पास किया जा सके, उसको रिटर्न किया जा सके। तो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन से फंक्शनल प्रोग्रामिंग इनेबल हो रही है। लैम्ब्डा एक्सप्रेशन से लाइन ऑफ कोड कम हो रहा है। साथ में हमने ये भी देखा कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन से हमारा कोड एफिशिएंट भी हो रहा है, क्योंकि जब हम एनोनिमस इनर क्लास से काम करते थे तो नंबर ऑफ डॉट क्लास फाइल ज़्यादा बनती थी। लैम्ब्डा एक्सप्रेशन में कोई सेपरेट डॉट क्लास फाइल नहीं बनती है। ये सारी बातें हुई थी कल के सेशन में। ठीक है? आज हम लोग लैम्ब्डा एक्सप्रेशन में मल्टी थ्रेडिंग का कोड लिख करके देखेंगे कैसे होगा। ठीक है? तो हम एक सिंपल सा एक टास्क पे बात करेंगे। मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको टेबल प्रिंट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट प्रिंट टेबल ऑफ 5 एंड 7 5 एंड 7 साइमल्टेनियसली। ठीक है? 5 और 7 का टेबल आपको साइमल्टेनियसली प्रिंट करना है। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता था कि एक हम क्लास बनाते थे 5 नाम की, एक क्लास बनाते थे हम 7 नाम की, फिर एक ऑब्जेक्ट बनता था 5 का, एक ऑब्जेक्ट बनता था 7 का। 5 के ऑब्जेक्ट पे हम एक थ्रेड बनाते थे, 7 के ऑब्जेक्ट पे दूसरा थ्रेड बनाते थे। देन 5 के ऑब्जेक्ट पे जो थ्रेड बनाते थे उससे 5 का टेबल प्रिंट करते थे, 7 के ऑब्जेक्ट पे जो थ्रेड बनाते थे उससे 7 का टेबल प्रिंट करते थे। एक तो तरीका ये था, या फिर हम सेम क्लास बना करके उस पे 2 थ्रेड बना लेते थे। टेबल नाम की क्लास बना लें और टेबल टेबल नाम की क्लास का 2 ऑब्जेक्ट बना लें, टेबल 1 एंड टेबल 2। टेबल 1 ऑब्जेक्ट पे एक थ्रेड बना ले, टेबल 2 ऑब्जेक्ट पे एक थ्रेड बना ले और दोनों थ्रेड से एक से 5 का एक से 7 का चला लें। किया है ना ये हम लोगों ने काम? यस सर। ठीक है। लेकिन अगर हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि मुझे 5 और 7 के टेबल को साइमल्टेनियसली प्रिंट करना है, तो वो काम बहुत कम लाइन ऑफ कोड में हो सकता है अगर हम जावा 8 का इस्तेमाल करें। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। अगर आप जावा 8 का यूज़ करना चाहते हो, अगर आप लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करना चाहते हो, तो फंक्शनल इंटरफेस ज़रूरी है। और अगर आपको ध्यान होगा तो रनेबल इंटरफेस जो है, रनेबल इंटरफेस के पास कितना एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है? एक रन। हाँ। एक ही होता है सर, सिर्फ रन। हाँ, सिर्फ रन मेथड होता है। तो रनेबल इंटरफेस जो है, सिंस जावा 8, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है? तो रनेबल इंटरफेस चूँकि एक फंक्शनल इंटरफेस है, तो हम रनेबल इंटरफेस की मदद से लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। और पहले एनोनिमस इनर क्लास वाला करके देखा जाए। तो अगर हम ऐसा करें, हम एक क्लास बनाते थे, क्लास को इम्प्लीमेंट्स करते थे रनेबल से, फिर रन मेथड को ओवरराइड करते थे। पहले ऐसा ही करते थे ना, एक सेपरेट क्लास बनाया, ठीक है? पेंट में समझाते हैं, हमने एक ये लॉन्च है, फिर हमने एक सेपरेट क्लास बनाई, उस सेपरेट क्लास से हमने इम्प्लीमेंट्स कराया रनेबल इंटरफेस को। रनेबल इंटरफेस का जो रन मेथड है, उसको हमने यहाँ पे ओवरराइड किया। ये काम हम करते थे। अभी हम सेपरेट क्लास ना बना के एनोनिमस इनर क्लास भी बना सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो हम करेंगे न्यू रनेबल। देखिए एनोनिमस इनर टाइप।
तो क्या यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि भाई एक क्लास बनी है जो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है? यस सर। बस फ़र्क ये है कि वो क्लास एनोनिमस इनर क्लास है, ठीक है? तो एक बन गया यहाँ पे और इसी में अगर हम 5 का टेबल प्रिंट कर दें, तो काम हो जाएगा। तो रनेबल R1 कर देते हैं हम। तो इसी में हमें 5 का टेबल सिंपल तरीके से प्रिंट कर देना है, काम हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये बताइए कि इतने से काम होगा? ये भी तो इजिए हो, ऐसे और इजी कुछ ना मिल तो जरा। हाँ? थोड़ा कुछ ले लिया को अरे गुरु म्यूट कर दीजिए सर। माइकवा बंद कर दा। पूर्वांचल भाषा हाँ? सर भी है वहीं से। हाँ, निरहु। तो हम कहे यार कि क्या बोल रहा है भाई, हमको तो मतलब भोजपुरी आप कहाँ तो से चालू समझ हो? सकते हैं सर। हाँ, हम तो समझते हैं। तो R1 एंड R2, ठीक है? तो रनेबल 2 क्लास हमारे पास देखो यहाँ बन गई। एक एक एनोनिमस इनर क्लास यहाँ पे, एक एनोनिमस इनर क्लास यहाँ पे, दोनों का रन मेथड है और दोनों में हम लोग 5 और 7 का टेबल प्रिंट कर देते हैं। तो 5 और 7 का टेबल हमें प्रिंट करना होगा। सो 5 का टेबल प्रिंट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? फॉर लूप लगा लेते हैं। इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस। पता है कोविड के समय में जब के नया नया जब चला था जूम वगैरह, तो पहले कोविड से पहले कहाँ ऑनलाइन पढ़ाई होती थी? नहीं थे। तो उस समय इंस्टाग्राम बहुत, वाले टिकटॉक वाले तभी से फेमस हुए हैं। हाँ, तो उस समय बहुत वायरल हुआ था ऐसा, किसी का माइक ओपन हो जाए और सब रिकॉर्ड कर लेता था। बहुत से चले थे सर। बहुत बहुत वायरल, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, किसी किसी कोई अपना पर्सनल बात कुछ कर रहा है, मतलब खतरनाक हो गया स्पेशली था। कंपनी वाले कि आज हाँ संडे के दिन मीटिंग बुला ले। हाँ हाँ हाँ, तो तो कोई थ्रेड, कोई तो सर जान जान के कर देता था। हाँ, कुछ कंटेंट बनाते थे जानबूझ के कि वायरल हो जाएंगे। तो 1 से 10 यहाँ भी लूप चला दिया हमने, 1 से 10 यहाँ भी चला दिया, ठीक है? और यहाँ पे हम सेस आउट कर लेते हैं 5 इंटू आई और यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 इंटू आई और दोनों में लगा देंगे स्लीप मेथड। तो हम लगा लेंगे थ्रेड डॉट स्लीप 1 सेकंड के वास्ते और ट्राई कैच, और ये ही उठा लीजिए आप, यहाँ भी कर लीजिए, ठीक है? तो ये हमने बना दिया भाई 2 क्लास, 2 एनोनिमस इनर क्लास। लेकिन अगर हम रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारी जो क्लास का ऑब्जेक्ट अगर हमने बनाया तो थ्रेड बन जाता है क्या? नो सर। जब रनेबल को इम्प्लीमेंट करते थे, इफ इट इज़ माय रनेबल इंटरफेस, सपोज ये मेरा रनेबल है और ये आपकी क्लास है 5 और ये कर रही है इम्प्लीमेंट्स, ठीक है? तो अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू 5 तो थ्रेड नहीं बनता है। क्या करना पड़ता था? 5 के ऑब्जेक्ट को थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में भेजना पड़ता था ना? यस सर। हम 5 यस को, सर, हाँ। है ना? तो वो काम करना पड़ेगा। तो अभी अभी ये मेरी जो 5 वाली क्लास है वो कौन सी है? यही है। एनोनिमस इनर क्लास क्या होती है? जहाँ हम उसको बनाते हैं वहीं इंस्टेंशिएट भी कर देते हैं। तो अब इसी R1 को, यही R1 मेरी एनोनिमस इनर क्लास का रेफरेंस है, इसी रेफरेंस को हम थ्रेड क्लास के अंदर डाल देंगे, थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे आ जाइए नीचे और यहाँ हमने कर लिया न्यू थ्रेड और यहाँ पे एक पास कर दिया R1, इसको हम लोग रनेबल टारगेट भी बोलते हैं। तो ये हम हो गया हमारा थ्रेड 1 और ये हो गया हमारा थ्रेड 2, ठीक है? थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 एंड R2 एंड दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर दिया जाए, T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, ठीक है? दोनों स्टार्ट करके अब रन करेंगे तो 5 और 7 में मिलेगा, ठीक है? बढ़िया। अब इसी को अगर हम लैम्डा में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि रनेबल हमारा
फंक्शनल अच्छा, इंटरफेस है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे छटाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा पहले इसको आगे ले लें। हाँ, सबसे पहले तो हम ये इतना हटा दें, यस सर। ठीक है? और यहाँ से ये पूरा हटा दें, तो ये जाएगा सीधा ऊपर और यहाँ पे लग जाएगा सिंपल एक एरो, ठीक है? और ये क्लास वाला ये हटा लीजिए यहाँ से और यहाँ सेमीकोलन लगा दीजिए। ये बन गया आपका लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। तो ये आपका फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर आपने अपना पूरा कोड लिखा हुआ है। तो फंक्शन का ब्रैकेट यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, कोई दिक्कत है? नो सर। फंक्शन के अंदर अगर एक लाइन होती है तो हम ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर मल्टीपल लाइन है ना, तो ये हमने यस सर। ब्रैकेट लगाया है, ठीक है? इसी तरह सेम वे में हम इसको भी कर लेंगे। तो पहले यहाँ से ये वाला ब्रैकेट हटा लीजिए और यहाँ से ये हटा लीजिए और यहाँ सेमीकोलन सर लगा दीजिए। हाँ, सर आपने इम्प्लीमेंट कहाँ पे किया है रनेबल इंटरफेस को? हाँ, रुकिए बताते हैं। इसको यहाँ हटा के एरो लगा दीजिए। भाई एनोनिमस इनर क्लास बनाते हैं तो इम्प्लीमेंट तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना वो। ये जो क्लास हम ओके बनाते सर। हैं एनोनिमस इनर क्लास, वो मतलब अलग से थोड़ी हमें इम्प्लीमेंट्स लिखना पड़ता है, क्योंकि एनोनिमस इनर क्लास को तो नाम ही नहीं होता है, तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड कहाँ लगाओगे? तो जब हम एनोनिमस इनर क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो वो किसी न किसी इंटरफेस की मदद से ही बनाते हैं ना। तो जब आप क्लास बना रहे होते हो उसी दौरान वो इम्प्लीमेंट कर लेता है। कल बताया तो था, ध्यान नहीं दिया आपने शायद। दिए कल थे बताया था सर। कि परसों बताया था? परसों बताया था क्या? कल सर कल। हाँ, तो जब आप एनोनिमस इनर क्लास बनाते हैं किसी इंटरफेस के थ्रू, तो आप लिखते हैं न्यू और इंटरफेस का नाम। तो क्या होता है, एक क्लास बनती है जो कि उस इंटरफेस को इंटरनली इम्प्लीमेंट कर लेती है। तो हमने एनोनिमस इनर क्लास से लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्रिएट कर लिया, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे R1 पास किया, R2 पास किया है। इंस्टेड ऑफ पासिंग रेफरेंस हम पूरा का पूरा फंक्शन ही पास कर दें। यस सर। R1 पास करने के बजाय हम पूरा का पूरा फंक्शन जी पास कर सर। सकते हैं। यहाँ से उठा लीजिए, कट मार लीजिए इसको और R1 की जगह पास कर दीजिए। इसी तरह R2 को न डाल के हम ये पूरा का पूरा फंक्शन ही डाल देंगे। यहाँ से कट मार लीजिए और R2 में डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे ये भी खर्चा बच गया हमारा। देखिए तो ये हो गया हमारा 5 और 7 का टेबल, जो कि दो अलग ऑब्जेक्ट पे, अलग क्लास के अलग ऑब्जेक्ट पे चल रहा है और यहाँ पे सेपरेट हमें थ्रेड एग्जीक्यूट होता भी दिखेगा। देखिए कितना शॉर्ट हो गया ना कोड पहले से। यस सर। तो अगर हमें पर्पस सिर्फ यही था कि भाई 5 का टेबल एक जगह पे प्रिंट करना है, एक जगह 7 पे करना है, 5 7 का साइमल्टेनियसली करना है, तो क्यों हम सेपरेट क्लास बनाएं, फिर इतना काम झाम करें। हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ स्टार्ट मेथड ही चलाना है तो ज़रूरी नहीं है कि T1 में आप होल्ड करो। आप न्यू थ्रेड करके और ये सेमीकोलन हटा के ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट स्टार्ट मेथड भी चला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप न्यू थ्रेड करो और ये थ्रेड का यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है, तो यहीं डायरेक्ट स्टार्ट मेथड चला सकते हो आप। अगर आपको दूसरा कोई मेथड नहीं चलाना है, सपोज़ अगर नाम वाम सेट नहीं करना है, प्रायोरिटी वायोरिटी सेट नहीं करनी, सिर्फ स्टार्ट ही करना है, तो ऐसे कर सकते हो, सीधा काम खत्म। अब आपने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा है, तो पहले कोड से अभी के कोड को अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत लाइन ऑफ कोड हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो गया। समझ गए ना काम कैसे हुआ? यस सर। तो इस तरीके यस से सर, हम, गॉट इट। तो ऐसे ही हम लोग मल्टी थ्रेडिंग भी अचीव कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको फंक्शनल इंटरफेस दिख रहा है, वहाँ पे आप लैम्ब्डा एक्सप्रेशन ईजिली राइट कर सकते हैं। दिक्कत हो तो पहले आप एनोनिमस इनर क्लास बना लें, एनोनिमस इनर क्लास को फिर आप लैम्ब्डा में कन्वर्ट करना तो जानते हो, और इजी भी रहेगा थोड़ा आपके लिए। ठीक है, इतनी बात। यस सर। चलिए, ये हो गया आपका एक फेस खत्म हुआ हम लोग का लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का। अब लैम्ब्डा एक्सप्रेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है सो दैट आप थोड़ा सा वेल वर्स्ड हो जाएं, थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाएं इन सिंटैक्सेस से।
अब हम बात करते हैं आगे की जावा 8 के फीचर्स की, जिसमें जावा 8 में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है फॉर ईच। हालांकि देखो मेथड तो बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, है ना, अलग अलग पैकेज में अलग अलग मेथड इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन जो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर ईच मेथड एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। फॉर ईच मेथड ये आपके एरे को, आपके कलेक्शन को, ठीक है, ये आपकी स्ट्रीम के डेटा को प्रिंट वगैरह करता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ फॉर ईच मेथड कहाँ यूज़फुल होगा। मैं ज़्यादा कलेक्शन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ एक सिंपल सी एक एरे लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो एरे लिस्ट बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एरेज क्लास का, एरेज डॉट एज लिस्ट, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 डेटा या 10 डेटा ले लिया, ठीक है। और ये हमारी एक लिस्ट बन गई, ठीक है। अब इस लिस्ट के सारे डेटा को अगर हमें प्रिंट करना है तो हम फॉर लूप या फॉर ईच लूप या इटरेटर की मदद से कर सकते हैं। यस सर। अगर हम सबसे यस सर। अगर फॉर ईच लूप से करते हैं, जो आप सब लोग जानते हैं, तो निकालेंगे कहाँ से? लिस्ट से। मिलेगा क्या? इंटीजर आई, ठीक है। इंटीजर आई एंड सेस आउट कर लेंगे हम इस आई को, और अगर ऐसा करते हैं तो सारा का सारा डेटा हमें प्रिंट होके दिखना चाहिए। देखिए, एक तो ये तरीका है, बाकी फॉर लूप से भी कर सकते हो, हमने कलेक्शन में पढ़ाया है आप लोग को, इटरेटर से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फॉर ईच की मदद से आप करोगे तो बहुत आसानी से काम आपका और आसानी से काम हो जाएगा। तो फॉर ईच मेथड क्या करता है? फॉर ईच मेथड से पहले मैं आपको करके बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, लिस्ट डॉट फॉर ईच एंड यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लो, एन एंड सिस आउट एन, और ये अगर हम करते हैं तो देखो एक बार में हो गया। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा इजी है प्रिंट करना। यस सर। इसमें हमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि डेटा निकालना कहाँ से है और मिलेगा क्या, है ना। सीधा सीधा, मतलब इससे पहले जो हमने अभी भी किया था फॉर ईच लूप से, वो था इम्परेटिव स्टाइल ऑफ कोडिंग और ये है डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ कोडिंग। अब ये कैसे काम करता है समझेंगे हम लोग। तो फॉर ईच जो मेथड होता है, वो उसके अंदर जो हम आर्गुमेंट लेते हैं, जो भेजते हैं, या जो पैरामीटर इसमें होता है, वो होता है कंज्यूमर टाइप का, ठीक है। कंज्यूमर टाइप का ये होता है, और कंज्यूमर ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। कंज्यूमर ऑफ इंटीजर, कंज्यूमर ऑफ स्ट्रिंग। कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ? कंज्यूम करता है वैल्यू, बस। जिसको हम करेगा। वैल्यू दें और वो प्रिंट कर दे, यस सर। ठीक है। जिसको हम वैल्यू दें और वो प्रिंट कर दे। तो अगर हम लिस्ट ऑफ फॉर ईच यहाँ पे अगर आप लिखोगे, आप देखो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, आप देखो, सॉरी मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। फॉर ईच में देखो कंज्यूमर लिखा है, ठीक है। यस सर। तो अगर आप फॉर ईच मेथड का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कंज्यूमर क्लियर होना चाहिए। मतलब जो मैंने 4 बताया ना, प्रेडिकेट, कंज्यूमर, सप्लायर, फंक्शन, वो चारों क्लियर होने चाहिए, तभी चीज़ें अच्छे समझ में आती हैं। तो अगर मुझे फॉर ईच को समझना है कि ये कैसे काम हो रहा है, तो पहले मुझे कंज्यूमर क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो मैं एक कंज्यूमर क्रिएट कर सकता हूँ। कंज्यूमर कैसे क्रिएट होगा भाई? सिंपल, हम कर लेते हैं न्यू कंज्यूमर। एक कंज्यूमर इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस है। तो क्या कंज्यूमर की मदद से हम एनोनिमस इनर क्लास बना सकते हैं? यस सर। ये जी देखिए, सर। हमने बना दिया, इसका मेथड इम्प्लीमेंट कर लिया। एक्सेप्ट मेथड होता है, ठीक है, एक्सेप्ट मेथड, और ये हो गया आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर एक्सेप्ट करता है, मतलब हम इसको इंटीजर देंगे, हम इसको स्ट्रिंग दे सकते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं, पर ये हमें कुछ देता नहीं है। अंदर ही अंदर हमें कुछ प्रोसेसिंग कर देना है। तो हम प्रोसेसिंग में क्या करना चाहते हैं? प्रिंट करना चाहते हैं। तो
तो कंज्यूमर में हम देना चाहते हैं इंटीजर, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, इंटीजर है ना, तुम इंटीजर देना यस चाहते हैं, तो इंटीजर देंगे तो यहाँ पे भाई इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर आई। और इंटीजर आई के साथ करना क्या है भाई, हमें सिंपली प्रिंट करना है, ठीक है, और यहाँ भी इंटीजर होगा, ये हो गया। अब ये जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर एक हमारा एनोनिमस इनर क्लास है। इस कंज्यूमर का जो एक्सेप्ट मेथड है, ठीक है, इस कंज्यूमर का जो एक्सेप्ट मेथड है वो क्या कर सकता है, इसके दिए हुए, इसके अंदर दिए हुए इंटीजर को प्रिंट कर सकता है, तय है ना बस। यस सर अगर देखो तो कुछ भी हाँ नहीं जी है भाई, सर। कंज्यूमर एक क्या है, एनोनिमस इनर क्लास है, उसका एक ओवररिडन मेथड है। उस मेथड का काम क्या है कि अगर मैं उसको कोई इंटीजर दूं तो वो प्रिंट कर देता है। तो मतलब कि जो मेन काम करना है प्रिंट का वो तो हमने यहाँ पे कर दिया, अब बचा क्या है, सिर्फ एक एक वैल्यू इसको देना, यही ना, यस सर यस सर। कि हाँ 1 उठा के इसको दे दें, 2 उठा के दे दें। तो देने के लिए हम अगर ऐसे करें, मान लो मान लो अगर हम ऐसे करते हैं कि एक लूप लगाते हैं। अभी आप बोलोगे क्या लफड़ा कर रहे हैं आप, देखो इंट के और लिस्ट से निकाला, ठीक है, इंट के और लिस्ट से निकाला, और यहीं पे हम क्या करें, कंज्यूमर के मेथड को कॉल कर लें, कंज्यूमर डॉट क्या नाम था इसका, एक्सेप्ट, यस सर और एक एक करके के की वैल्यू भेजते जाएं और के की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। देखिए यहाँ पे रन करते हैं, हो गई ना सारे प्रिंट। अब आप यस बोलेंगे सर कि भाई यहीं से आउट मार दिए होते ना, क्या जरूरत थी कंज्यूमर बनाने की, यही हम सिस आउट के कर देते हैं। यस सर तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें फॉर ईच को समझना है। अब देखो, अब कंज्यूमर जो है वो एक एनोनिमस इनर क्लास है जिसका मेथड कैपेबल है किसी भी पास किए हुए इंटीजर को प्रिंट करने के लिए। तो पास हम फॉर लूप लगा के नहीं करेंगे भाई, हमें फॉर लूप लगाना होता तो हम ये सब क्यों बनाते हैं। तो फॉर ईच मेथड क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके हर एक एलिमेंट को इस कंज्यूमर में देते रहता है। कैसे, देखो मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट फॉर ईच, फॉर ईच में हमें कंज्यूमर पास करना है, तो कंज्यूमर हमारे पास है, पास कर दिया। अब लिस्ट पे फॉर ईच लगाया है ना, तो लिस्ट पे फॉर ईच लगाने का मतलब ये हुआ कि इस लिस्ट से पहला एक निकाल के वो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर का एक्सेप्ट में भेज देगा। आप बोलेंगे कि यहाँ कहाँ कॉल हुआ है, वो सब इंटरनली हो जाएगा। तो जैसे ही लिस्ट पे फॉर ईच लगाया, फॉर ईच ने क्या किया, लिस्ट से पहला एलिमेंट निकाल के कंज्यूमर के एक्सेप्ट में डाला, और एक्सेप्ट ने क्या किया, प्रिंट किया। फिर दूसरा उठाया, फिर एक्सेप्ट में डाला, प्रिंट हुआ। इस तरह से फॉर ईच मेथड लिस्ट से एक एक एलिमेंट निकाल निकाल के कंज्यूमर को देता रहेगा और कंज्यूमर प्रिंट करता रहेगा। और अभी आप देखोगे ठीक है इतनी बात। यस सर अब ये आप समझ गए। तो अब भाई लैम्डा एक्सप्रेशन में अगर इसको कन्वर्ट कर दें तो लाइन ऑफ कोड बिल्कुल कम हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कमेंट एंड पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखो लैम्डा एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो यहाँ से ये लाइन हटा लो और यहाँ से ये हटा लो और ये आप पूरा मेथड वेथड हटा लो और यहाँ पे एक एरो लगा दो ठीक है, एक ही लाइन है तो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये हो गया। ठीक है, और अगर आपके पास, अगर आपके 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 फंक्शन में, नाउ इट इज़ अ फंक्शन, आपके फंक्शन में अगर सिर्फ एक ही पैरामीटर है तो ये ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। दो है तो ब्रैकेट लगाओगे आप ये राउंड वाला, लेकिन एक ही है तो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपने लाइन ऑफ कोड कम कर दिया। अब हम कंज्यूमर पास करें या फिर डायरेक्ट यही उठा के डाल दें, बात एक ही रहेगी। यस सर यहाँ पे हम डायरेक्ट इसी को उठा के, या एक काम करें, चलो एक फॉर्मेट ये भी हम रखते हैं अपने पास, रन करते हैं, या इसको कॉपी कर ले, कमेंट कर ले और यहाँ पेस्ट कर ले। अब भाई आप कंज्यूमर क्यों पास कर रहे हो, आप डायरेक्ट अपने फंक्शन को ही डाल दो ना अंदर, यहाँ पे खत्म। यही हमने किया था, बस हमने क्या किया था, आई की जगह कौन सा वेरिएबल यूज़ किया था,
n। तो कुछ भी यूज कर लो भाई, ये तो आपके फंक्शन का पैरामीटर है ना, पैरामीटर का नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है, इंटीजर i दे दो, चाहे इंटीजर p दे दो, चाहे इंटीजर n दे दो, आपकी चॉइस है ना। यस सर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने फॉर ईच को ब्रेक डाउन करके समझा। तो हम फॉर ईच जब यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं, एक्चुअल में कहीं न कहीं वो इस तरीके का होता है, लेकिन लैम्ब्डा एक्सप्रेशन उसको शॉर्ट कर के ऐसा बना देता है। ठीक है? तो अगर लैम्ब्डा एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करोगे तो इतना लिखना पड़ेगा, लैम्ब्डा एक्सप्रेशन यूज़ करोगे तो इतना ही लिखना पड़ेगा। तो अभी समझ में आया इसका बिहाइंड द सीन सबको? यस सर। तो ये एक फंक्शन है, ठीक है? ये एक फंक्शन है, कंज्यूमर टाइप का फंक्शन। चलो, तो फॉर ईच मेथड भी आपको यहाँ आई होप क्लियर हुआ होगा। तो फॉर ईच मेथड हम यूज़ करते हैं अपने कलेक्शन को प्रिंट करने के लिए। एरे को भी प्रिंट कर सकते हो इससे। एरे को कैसे करोगे? एरे को करने के लिए आपको स्ट्रीम का यूज़ करना पड़ेगा। मैं करके दिखा देता हूँ। स्ट्रीम अभी हम लोग बात करने ही वाले हैं, तो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे इंट जी, ए आ रहा। हाँ, बोलिए। एक चीज पूछना है, जैसे अभी इसमें आपने बोला ना, जब एक पैरामीटर हो तो अपन लोग वो ब्रैकेट हटा सकते हैं, और हाँ, जब एक भी पैरामीटर नहीं हो तब तो हमें ब्रैकेट रखना पड़ेगा ना। हाँ, तब तो ब्रैकेट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो सिंटेक्स का पार्ट नहीं हुआ ना। हाँ, वही तो। हाँ, फिर वो तो आपको ब्रैकेट रखना पड़ेगा। अगर अगर आप कोई पैरामीटर है तो वो मतलब उस जगह पे एरो के पीछे एक पीस ऑफ कोड बन जाता है, जो कि सिंटेक्स को कह सकते हो कि होल्ड करता है। तो ये आपका एक बन गया एरे। अब इसको हम लोग कैसे प्रिंट करें यार? एरे 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 एरेज के पास कुछ होगा? एरेज डॉट स्ट्रीम, एरेज डॉट स्ट्रीम में आप अपने एरे को पास करो और डॉट फॉर ईच लगा दो, और वही आई सिस आउट आई, ये देखो। नहीं, काम नहीं हो रहा क्या? अच्छा, सेमी कोलन हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एरो को भी प्रिंट कर सकते हो। अब आप सोचोगे यार स्ट्रीम क्या है, तो इसकी बात हम लोग अभी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि खाली आपका जो फॉर ईच मेथड है वो खाली कलेक्शन में, ज़रूरी नहीं खाली कलेक्शन में मिलेगा। फॉर ईच मेथड कहाँ कहाँ मिलता है ये बता देता हूँ मैं। फॉर ईच मेथड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इटरेबल इंटरफेस। ठीक है, इटरेबल इंटरफेस मतलब कि आपके एंटायर कलेक्शन हायरार्की में ये यूज़ हो जाएगा। एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, सब में फॉर ईच मेथड मिल जाएगा। एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रीम इंटरफेस। तो एक स्ट्रीम नाम का इंटरफेस है, उसके पास भी फॉर ईच मेथड होता है। तो कहीं अगर आप मान लो स्ट्रीम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो स्ट्रीम मेथड अगर यूज़ करते हैं तो स्ट्रीम मेथड का रिटर्न टाइप होता है स्ट्रीम ओनली। सी, ये देखिए स्ट्रीम है ना। अगर आप इसमें जाओगे, ओपन डिक्लेरेशन करोगे, तो इंट स्ट्रीम एक्सटेंड्स बेस स्ट्रीम, देखिए। एंड बेस स्ट्रीम में जाओगे यहाँ पे, तो ये देखिए एक्सटेंड्स, ये कौन सा कर रहा है? बेस स्ट्रीम को अगेन कर रहा है। ठीक है, स्ट्रीम का ही पार्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मेथड मिलेगा। अगर मैं आपको खोजना पड़ेगा, आप ज़रा इसमें खोजना। आपको इसमें कहीं ना कहीं मेथड, इसमें नहीं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हम बता रहे हैं फॉर ईच मेथड का, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर स्ट्रीम पे हम चला रहे हैं, अगर स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, तो क्या वो इंट स्ट्रीम में होगा तभी ना हम कॉल कर पा रहे हैं? बताइए। यस सर। अब वो खोजना पड़ेगा आपको। स्ट्रीम इंटरफेसेस में मिल जाता है, वो बहुत लंबा कोड है, आप इसमें खोज लेना, ज़रूर मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। तो कलेक्शन में भी आप यूज़ कर सकते हो, स्ट्रीम्स में भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रीम इंटरफेस वगैरह है, या फिर स्ट्रीम से रिलेटेड जो स्ट्रीम्स बनाई गई हैं, उनमें भी आपको मिल जाता है। तो अगर आपको अपने एरे वैरे को प्रिंट करना है तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रीम की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये मैंने क्यों बताया आपको एरे वाला, ये समझाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि फॉर ईच मेथड सिर्फ कलेक्शन को ही प्रिंट करेगा। फॉर ईच मेथड कलेक्शन को भी प्रिंट करेगा, फॉर ईच मेथड स्ट्रीम को भी प्रिंट करेगा। अभी स्ट्रीम हम अभी बात करेंगे आगे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रीम लिख नहीं रहे, सिर्फ बता दिए हैं आपको।
ठीक है, फॉर ईच मेथड क्लियर हुआ कि ये क्या है, एक्चुअली में ये क्या होल्ड करता है। फॉर ईच, अब देखो, अब यहाँ ध्यान दो, फॉर ईच एक मेथड है जो कि हमसे कंज्यूमर ले रहा है। अब आप बताओ कि मेथड में हम डेटा पास कर रहे हैं कि पूरी का पूरा बिहेवियर, पूरा का पूरा लॉजिक पास कर रहे हैं? पूरा लॉजिक logic। पास कर हाँ, पूरा का पूरा लॉजिक ही पास कर रहे हैं। तो ये है देखो अंतर। तो आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि मेथड और इसमें क्या डिफरेंस हुआ फिर फंक्शन में। तो फंक्शन में हम क्या है, पूरा का पूरा लॉजिक, पूरा का पूरा बिहेवियर बना करके हम किसी मेथड को पास कर सकते हैं। तो मेरा एक ही मेथड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें है। तो किसी भी टाइप का कंज्यूमर आप भेज सकते हो। मैंने सिंपल प्रिंट करने का कंज्यूमर भेजा है। मैंने यहाँ पे, अगर मैं कंट्रोल Z करूँ, कहाँ चला गया अपना कोड? हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल हमने प्रिंट करने का कोड भेजा है। अब यहाँ पे कुछ और भी भेज सकते थे। i इंटू 5 कर दो यहाँ पे, i इंटू 5 कर दो यहाँ पे, तो क्या होगा भाई, 5 5 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देगा। हाँ, हाँ, तो अगर अगर मेथड में हम कोई लॉजिक लिख रहे होते तो वहाँ पे हम डेटा पास करते, लॉजिक फिक्स होता था हमारा डेटा पे। अब यहाँ पे कुछ भी कैसा भी लॉजिक हम पास ऑन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली ये। चलो, ये तो एक चीज़ क्लियर हुई आपको फॉर ईच। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं ना बोलूँ, लैम्डा सबसे for each इम्पोर्टेंट है। method है। हाँ, सर जो फॉर ईच मेथड है वो किस क्लास में अवेलेबल है? वही तो बताया, इटरेबल इंटरफेस में और स्ट्रीम इंटरफेसेस में। और जो भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगी उसको अपने हिसाब से उसने उसको ओवरराइड किया हुआ है। अच्छा, दोनों में अवेलेबल है ना सर? हाँ, दोनों में जी। इटरेबल और स्ट्रीम। हाँ, स्ट्रीम में भी और इटरेबल में भी। अब 3 कंसेप्ट जावा 8 में इंटरव्यू में पूछता है। एक आपका फंक्शनल इंटरफेस, दूसरा लैम्डा एक्सप्रेशन। तो समझ लो कि पूछेगा ही पूछेगा। अगर जावा 8 से इंटरव्यू हुआ तो लैम्डा तो चपकाएगा ही आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में ही बताया था कि 3 मेजर रिलीज हैं, फंक्शन इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन और तीसरा स्ट्रीम एपीआई, STREAM, स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई एक बहुत ही पूरी की पूरी एपीआई है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्ट्रीम एपीआई के अंदर हमें एक कंसेप्ट मिलता है स्ट्रीम का, जिसको हमें सीखना है, ठीक है। क्या करती है स्ट्रीम एपीआई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पहले बताओ एपीआई का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन App। प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हाँ, इंटरफेस ये तो स्ट्रीम एपीआई बेसिकली हमें सेट ऑफ इंटरफेसेस, सेट ऑफ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब चलो एपीआई के बारे में हम एडवांस जावा में अलग से पढ़ाएंगे, अदरवाइज फिर टॉपिक डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रीम एपीआई एक कंसेप्ट की तरह समझो। अभी एपीआई के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारी जावा में आप एपीआई यूज़ करोगे। अभी स्ट्रीम एपीआई है, कल को जेडीबीसी एपीआई यूज़ करोगे, फिर हम अपनी एपीआई भी बनाएंगे। तो एपीआई जो शब्द है इसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें घुसा तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। सिंपल हम बोल सकते हैं कि भाई सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती है इंक्लूडिंग इंटरफेसेस एंड क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में करेंगे बाद में। तो स्ट्रीम एपीआई है सर क्या भाई? एपीआई जो हम्म, सर जो एपीआई होता है ना, वो हम्म। सर्टेन प्रोग्राम को एक लिंक से एक्सेस करते हैं या हिट कराते हैं, वही हो। हाँ, कह सकते हो, सही बोल रहे हो। जैसे एपीआई की मदद से हम दो चीज़ों में आपस में कनेक्टिविटी कराते हैं। समझेंगे एपीआई के बारे में, समझेंगे। तो स्ट्रीम एपीआई के बारे में बात करते हैं। द स्ट्रीम एपीआई इज अ पावरफुल फीचर ऑफ जावा 8। पहला पॉइंट, ये बहुत ही पावरफुल फीचर या आप बोल सकते हो कि पावरफुल टूल है जावा 8 का। क्यों यूज होता है? फॉर प्रोसेसिंग डेटा।
डेटा को प्रोसेस करने के लिए, मेनली कलेक्शन वगैरह। जैसे आप मेनली कलेक्शन के डेटा को, नॉट ओनली कलेक्शन, एरे एरे वगैरह, मतलब जो सेट ऑफ डेटा होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए काम होता है। तो द स्ट्रीम एपीआई इज अ पावरफुल फीचर ऑफ जावा 8 फॉर प्रोसेसिंग डेटा। ठीक है, अच्छा बताओ, जब जावा 8 नहीं आई थी तो क्या डेटा प्रोसेस नहीं होता था? होता होगा सर। होता ही होगा भाई। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है भाई? मान लो कि एक कलेक्शन है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। मैंने बोला कि भाई सारे सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपने सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 इंटू 5 कर दिया, तो कुछ बन गया, 55 हो गया। ये 55 हो गया, फिर 22 का भी कुछ हो गया मान लो, डॉट डॉट, फिर 33 का भी कुछ हो गया। 110। हाँ, जो भी है 110। ठीक है, सबका मतलब कुछ ना कुछ हो गया। तो क्या हमने क्या किया? डेटा को प्रोसेस ही तो किया, डेटा को लिया और उसमें मैनिपुलेशन किया, डेटा प्रोसेसिंग ही तो हो रहा है। फिर हमने बोला कि भाई इसमें से इवन नंबर निकाल दो, 110 बाहर निकल गया। क्या हो रहा है? ये प्रोसेसिंग तो हो रहा है। हमने बोला मेरे कलेक्शन है, उनके सारे एलिमेंट को सम कर दो, प्रोसेसिंग ही तो हो रहा है। तो ये सब जो डेटा प्रोसेसिंग वो तो पहले भी होता था। तो स्ट्रीम एपीआई ने किया क्या? स्ट्रीम एपीआई ने ये किया कि भाई प्रोसेसिंग तो पहले भी होता था, बट स्ट्रीम एपीआई ने किया क्या कि अब जो ये डेटा प्रोसेसिंग करेगा वो डिक्लेरेटिव एंड फंक्शनल स्टाइल में करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि द स्ट्रीम एपीआई इज ए पावरफुल फीचर ऑफ जावा 8 फॉर processing data in a declarative and functional style। पहले भी होता था बट इम्पेरेटिव स्टाइल में होता था। तो इम्पेरेटिव स्टाइल की क्या दिक्कत है? हम कोड लेंथ हाँ, कोड लेंथ ज़्यादा होता था। अभी डिक्लेरेटिव एंड फंक्शनल स्टाइल में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी तो देखें हम लोग, आइए। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है। ठीक है, एक लिस्ट है। मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब इस लिस्ट में मान लो कि मान लो कि मुझे इस लिस्ट में ना हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट मेरी ओरिजिनल लिस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरे पास डेटा है, अब उस डेटा पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल डेटा है उसको हम सेफ रखना चाहते हैं। करप्ट हो गया तो भाई ओरिजिनल डेटा मेरे पास रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करूँ और प्रिंट करके देखूँ, बट साथ में मुझे अपना ये डेटा प्रिजर्व करके भी रखना है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो, लिस्ट ऑफ इंटीजर, एंड यहाँ पे एक मैं न्यू लिस्ट क्रिएट करूँ और इसमें ये लिस्ट को पास कर दूँ। ठीक है, अच्छा। और अब मैं ऐसा कर लूँ यहाँ पे, काम होगा ऐसे। चलो देखते हैं। अब मैं अगर सिस आउट करूँ इस न्यू लिस्ट को मैं सिस आउट कर रहा हूँ। ठीक है, जरा इधर आते हैं, रन करते हैं। तो ठीक है, हमारी न्यू लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा भी कर लें कि हम न्यू लिस्ट इक्वल टू एरे, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके कंस्ट्रक्टर में अपनी लिस्ट पास कर दें, अच्छा। है ना? ऐसा भी किया जा सकता है, या फिर एड ऑल मेथड का भी यूज़ किया जा सकता है। यस सर। हाँ, कई तरीके हैं। ठीक है, न्यू लिस्ट। तो पहले हमने ये काम किया। अब इस न्यू लिस्ट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो क्या ये वाली लिस्ट बदलेगी? नो सर। वो तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि चलो भाई मेरी ओरिजिनल डेटा मेरा एज इट इज रहेगा और जो भी 2 से मल्टीप्लाई करना है हम ये वाले लिस्ट में कर देंगे। पहला स्टेप आपने ये किया। तो ये आपने क्यों किया भाई? ताकि हम एक
सेपरेट न्यू लिस्ट क्रिएट हो जाए। अच्छा, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, फॉर ईच लूप लगा लेते हैं और और क्या करना पड़ेगा भाई हमें, न्यू लिस्ट से डेटा लिस्ट निकालते हैं। हाँ, न्यू लिस्ट से डेटा निकालना पड़ेगा और इंट मिला हमें एक-एक एलिमेंट इसका, ठीक है? एक-एक एलिमेंट मिला और देन मैं न्यू लिस्ट में ही सेट मेथड चला लूँ, ठीक है? और यहाँ पे एक इंडेक्स ले लूँ, इंट i इज़ इक्वल टू 0 और सेट में कहाँ पे इंडेक्स, कहाँ पे वैल्यू लगेगी? पहला इंडेक्स है ना, तो i यस एंड यहाँ पे हम कर लें क्या, elm इंटू 2, यस सर तो सारा का सारा डेटा अपग्रेड हो जाएगा एंड इसके बाद हम उससे सॉर्ट करें न्यू लिस्ट, ठीक है? हुआ? सर आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। हाँ आई यार, प्लस प्लस वही तो हम हाँ कहें कि 20 हुआ, बाकी क्यों नहीं हुआ? ये हो गया, ठीक है ना? 2 4 6 अभी सही हो गया। तो अब देखो लफड़ा कितना करना पड़ रहा है, प्रोसेसिंग ही तो कर रहे हैं। हमने डेटा निकाला, 2 से मल्टीप्लाई किया, वापस से अपडेट किया, क्या ये प्रोसेसिंग है कि नहीं है बताइए? है प्रोसेसिंग ही हो रहा है। फिर मान लो कि चलो ये करने के बाद आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मान लो कि इसमें आप चाहते हो कि भाई मुझे इवन नंबर निकाला जाए, इवन नंबर छांट के निकाला जाए मेरी इस न्यू लिस्ट से, ठीक है? तो ये तो पहला आपने अपना टास्क पूरा किया कि 2 से मल्टीप्लाई करना था। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यार सभी इवन बन जाएगा यार वैसे तो, है ना? यस सर तो मैं काम करूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ अच्छा तो कुछ इवन बनेगा, जैसे कि 12, 24, 30। अब मुझे क्या करना है, इवन नंबर फ़िल्टर आउट करना है। तो इवन नंबर अगर आपको प्रिंट करना है निकाल करके तो कैसे प्रिंट होगा? मॉडुलस न्यू लिस्ट से मॉडुलस इक्वल टू हाँ, 2 मॉडुलस लगाना ओके पड़ेगा। तो यस मैं सर मैं तो मुझे एक मान लो कि मुझे ये वाले को अब छेड़खानी मान लो अगर नहीं करनी है, तो आप चाहो तो नई लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो या फिर चलो इसी में अगर करें, हमें इवन अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इटरेट करना पड़ेगा। हमने इटरेट किया, ठीक है? इंडेक्स सभी हटाते हैं हम। हमने इटरेट किया और इटरेट करने के बाद हमने लगाया इफ़ elm एलिमेंट अगर मॉडुलस 2 इक्वल टू अगर 0 है तो प्रिंट कर दो, ठीक है? तो इसको क्या करो आप प्रिंट कर दो elm को। तो इस ऐसा करने से अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ ln हटा लेते हैं, ठीक है? और ये कैसा आ रहा है यार? स्पेस दे सर दो इसको सर साइड करना पड़ेगा। हाँ, स्पेस ELM के बाद हाँ, कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सिर्फ़ इवन नंबर, मतलब हम एक, आप बोले ऐसा आप क्यों कर रहे हो? बस आपको दिखाने के लिए कि भाई ऐसा प्रोसेसिंग आपको करना पड़ सकता है। 2 से मल्टीप्लाई करो, अच्छा इवन निकालो, फिर बोला कि अच्छा इवन जितना है उनका सबको सम कर दो। तो अगर सबका सम यस सर करना है, ठीक है? हर तो अलग से भी लगा सकते हो या इसी में भी कर सकते हो, ठीक है? अलग से भी कर सकते हो, इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप अगर कर रहे हैं तो हम अलग-अलग बार-बार अलग-अलग टास्क परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू लिस्ट से, अच्छा यहाँ पे अलग से नहीं कर सकते क्योंकि फिर अलग से तो हमें पूरा का पूरा मिलेगा, यस सर तो फिर सेम लॉजिक लिखना पड़ेगा। अगर ये एलिमेंट 2 है तो हम क्या करेंगे, सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इंट सम इज़ इक्वल टू 0, हम करेंगे सम इज़ इक्वल टू सम प्लस elm ये वाला और सिस आउट करेंगे सम, ठीक है? सिस आउट करेंगे सम को, तब जाके हमारा काउंट मिलेगा। 90 आ रहा है क्या? एक काम करते हैं, डबल कोट करके ना प्लस करके स्लैशन ले लेते हैं यहाँ, ताकि नीचे आए। तो देखा 90 ही 30 आ 30 रहा है 50 सर। 54 54 6 60 60 70 80 90, हाँ ठीक है। तो सही आ रहा है।
तो क्या-क्या काम हमने भाई किया? हमारी एक लिस्ट थी, देखो हमने क्या-क्या काम किया यहाँ पे। हमारे पास एक लिस्ट थी, लिस्ट से पहले हमें लिस्ट में हमारे पास ओरिजिनल डेटा था, ओरिजिनल डेटा। हमें ओरिजिनल डेटा सिक्योर करना था तो हमें एक न्यू लिस्ट क्रिएट करानी पड़ी, जिसमें हमने सेम लिस्ट को डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने न्यू लिस्ट क्रिएट करी। ठीक है, न्यू लिस्ट क्रिएटेड। न्यू लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना था? 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई बाई 2 ये किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया? फिल्टर इवन नंबर एंड देन इवेन सम ऑफ ऑल इवन। ये था भाई आपका टास्क जो आपको परफॉर्म करना था, जो आपने किया विदाउट यूजिंग जावा 8। ठीक है, आपने जावा 8 का यूज़ नहीं किया, तो आपको इस तरीके से इतना तामझाम करना पड़ा। ठीक है, अगर मैं जावा 8 का यूज़ करूँ, इसको और कम भी किया जा सकता है या और बड़ा भी किया जा सकता है। अगर मैं हर स्टेप पे चाहूँ कि एक नई लिस्ट क्रिएट हो, लाइक जैसे यहाँ पे एक क्लोन लिस्ट क्रिएट किया। अब मैं चाहता हूँ कि इवन नंबर की एक अलग लिस्ट क्रिएट हो, तो क्या करना पड़ता है? एक लिस्ट बना के उसमें बारी-बारी एलिमेंट डालना पड़ता है ना। अच्छा, इवन ये अलग अगर वो हम करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पे आप एक नई लिस्ट क्रिएट करेंगे फिर से इवन लिस्ट, और इवन लिस्ट में क्या करेंगे बताइए? अपनी जो न्यू लिस्ट है उसमें से जो 2 वाला है उसको इवन लिस्ट में ऐड कर देंगे, अच्छा, ELN ऐसा कर सकते हैं आप। तो इससे आपकी एक नई फ्रेश लिस्ट क्रिएट हो गई और आपने यहाँ पे सिस आउट कर दिया इवन लिस्ट। ऐसा भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हर फेस पे एक नई लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हो। और उसके बाद आपने क्या किया? इवन लिस्ट आपकी जब बन गई तो आपने अब क्या किया? इवन लिस्ट के जो अब मुझे डिवाइड बाई 2 ये मॉडुलस लगाने की ज़रूरत है? नो सर, क्योंकि इवन लिस्ट में तो इवन नंबर ही है। तो अभी आप रन करोगे तो कुछ गलती हो गया। क्या गलती हो गया? इवन लिस्ट में ये लाइन लिस्ट नंबर नहीं होगा। 22 का लिस्ट पास कर दिया हमने। हाँ, ये नहीं होगा। सर एम्प्टी लिस्ट में ना स्टोर कराना। हाँ, हाँ। और ये हमने न्यू लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हटा दें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इतना काम करना पड़ा। तो रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत बार ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास एक सोर्स ऑफ डेटा है, जिसमें आपको अगेन अगेन कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करते रहना है। और एट द सेम टाइम आपको अपनी ओरिजिनल लिस्ट को एज इट इज़ भी रखना है। जैसे हम लोगों ने कोशिश रखी, हमारी लिस्ट तो चेंज नहीं हुई ना। अगर मैं सबसे नीचे आके सिस आउट करूँ अपने लिस्ट को, दैट रिमेन्स अनचेंजेबल। एक में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, फिर इवन निकाल दिए हैं, फिर कर दिए। तो अब ये जो काम हम कर रहे हैं ना, डेटा प्रोसेसिंग, यही डेटा प्रोसेसिंग को स्ट्रीम एपीआई बहुत ईजी बनाता है। ये पूरा हम एक लाइन में करेंगे। ये पूरा का पूरा सिर्फ एक लाइन में होगा, इवन मोर देन दैट। और भी ज़्यादा काम आप सिर्फ एक लाइन में कर सकते हो, अगर आप स्ट्रीम एपीआई को सही से समझ लेते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक टास्क था, जिसमें हमने ओरिजिनल लिस्ट था, फिर न्यू लिस्ट क्रिएट करी। ठीक है, न्यू लिस्ट की मैं ऐसे लिखता हूँ कि क्रिएट न्यू लिस्ट, जो कि होगी एक क्लोन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड क्रिएट अ न्यू लिस्ट। ठीक है, देन हमने क्या किया? प्रिंट, ठीक है, एंड देन सम ऑफ ऑल इवन। ये 4 काम हमने किया हुआ है। अब इसी काम को हम स्ट्रीम एपीआई से करके देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई, स्ट्रीम एपीआई हमारे लिए कितना काम करता है। क्योंकि स्ट्रीम एपीआई करता क्या है भाई? डेटा प्रोसेसिंग करता है। तो मजबूरन हमें थोड़ा सा डेटा लेना पड़ा, और चूंकि स्ट्रीम एपीआई डेटा प्रोसेसिंग करता है तो हमें मजबूरन बिना स्ट्रीम एपीआई के डेटा प्रोसेसिंग करके आपको दिखाना पड़ा कि देखो, बिना स्ट्रीम एपीआई करोगे तो ऐसा, और स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करोगे तो वैसा। ठीक है, तो उसके लिए एक हमने टास्क को लेट किया है। तो ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना कि ये सब क्यों किया है हमने? जस्ट एक No, sir. एग्जाम्पल है समझाने के लिए।
इसका कोई रियल वर्ल्ड से रिलेट मत करना कि सर ऐसा क्यों किए हैं, काउंट क्यों कर रहे हैं। भाई जस्ट एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है हमने, नथिंग एल्स। चलो, ये हो गया आपका। अब इसी काम को हमें करना है स्ट्रीम की मदद से। अब स्ट्रीम की मदद से अगर आपको करना है तो कुछ बातें आप स्ट्रीम के बारे में जान लीजिए पहले ताकि आपको समझ में आए। इस कोड को मैं एज इट इज़ यहीं रहने देता हूँ। काम करता हूँ, मेरे को ये लॉन्च है ना, तो कॉपी करके पेस्ट करते हैं, लॉन्च 2 बना लेते हैं। ये मैं बार बार रिलेट करूँगा अब इधर घुमा घुमा के, और लॉन्च 2 से पूरा खाली करते हैं। अब मेरे को सबसे पहले का क्या काम करना था भाई, मेरे को डेटा प्रोसेसिंग करना है, बट मैं इन द सेम टाइम मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी जो ये लिस्ट है वो चेंज ना हो। उसके लिए हमने क्या किया था, सर कॉपी क्लोन बनाया था, एक हाँ, क्रिएट किया था। एक अलग से क्लोन बनाया था। हाँ। मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। अरे यार बहुत छोटा हो जा रहा है ना। चलो सर देख रहा है। ठीक है, इतने में सही है। ठीक है सर। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, उसका एक क्लोन बनाया था। यहाँ पे वही काम हमारे लिए स्ट्रीम एपीआई करेगा। स्ट्रीम एपीआई के अंदर हमें मिल जाता है एक स्ट्रीम नाम का मेथड। हम लगाएंगे लिस्ट डॉट स्ट्रीम, एंड जैसे ही आपने लगाया लिस्ट डॉट स्ट्रीम, अब यहीं से स्ट्रीम एपीआई पिक्चर में आ गया आपके। एंड यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक स्ट्रीम क्रिएट हुई, स्ट्रीम क्रिएटेड। मतलब आपका ये डेटा है, ठीक है, और आपके डेटा पे एक स्ट्रीम क्रिएट हुई। स्ट्रीम क्रिएट होने का क्या मतलब हुआ कि हम ये ऐसा क्या बोल सकते हैं कि ये डेटा कॉपी हो गई एक स्ट्रीम में? यस सर। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रीम, जैसे हमने हमारी ये ओरिजिनल लिस्ट, हमने एक नई लिस्ट बनाई तो पूरी की पूरी लिस्ट का डेटा नई लिस्ट में आ गया था। यस सर। बट अगर मैं लिस्ट पे स्ट्रीम बनाता हूं तो स्ट्रीम कभी भी डेटा होल्ड नहीं करती। ये रूल याद रखिएगा, पूछता है इंटरव्यू में। स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम डू नॉट स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम डू नॉट स्टोर डेटा देमसेल्व्स। स्ट्रीम भाई डेटा स्टोर नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है कि जो डेटा का भंडार है, जो डेटा का सोर्स है, वहां से एक पाइपलाइन क्रिएट करती है। इंस्टेड, कॉमा करके लिखता हूं, इंस्टेड इंस्टेड अ स्ट्रीम इज अ व्यू। स्ट्रीम एक व्यू है, और आप कह सकते हैं और अ पाइपलाइन, एक पाइपलाइन जैसी होती है, ठीक है, ओवर अ डेटा सोर्स। डेटा सोर्स हमारा क्या है भाई, अपना कलेक्शन, ठीक है। तो कलेक्शन तक एक पाइप क्रिएट होती है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि स्ट्रीम उस पाइपलाइन के थ्रू डेटा पे ऑपरेट तो करती है, बट डेटा को स्टोर नहीं कर सकती। तो ये भी पॉइंट मैं लिखता हूँ कि इट ऑपरेट्स ऑन द डेटा बट डजंट but doesn't hold और store data internally। अभी मैं समझाता हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से, पेंट में सब क्लियर हो जाएगा। doesn't, ठीक है, DOESNT ना। चलो तो पेंट में आपको समझा देते हैं हम क्या एक्चुअल बात हम बोल रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करी है, हमने एक लिस्ट बनाया है, ठीक है, ये हमारी हो गई लिस्ट। तो लिस्ट का पूरा डेटा है भाई साहब, लिस्ट ये आपका हो गया डेटा सोर्स, जो कि हमारे केस में एक कलेक्शन है, सिंपल लिस्ट है। हम ज़्यादा कलेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग कलेक्शन नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल सिंपल, हम बस एक डेटा को होल्ड कर रहे हैं, जैसे एरे में होल्ड करते हैं। तो ये हमारा डेटा सोर्स है, इसमें बहुत सारा डेटा है हमारे पास, ठीक है। जब हमने एक स्ट्रीम क्रिएट किया तो ये हो गया हमारा डेटा सोर्स, ठीक है, जो कि बना कुछ इस तरह, इस कोड की मदद से। ये लाइन हमने जैसे ही लिखी, ठीक है, सॉरी,
ये लाइन हमने जैसे ही लिखा तो ये हमारा डेटा सोर्स रेडी हो गया। समझते हैं इस बात को? यस सर। जिसमें आपका 1 2 3 ये सब पूरा स्टोर है। तो ये आपका पूरा का डेटा सोर्स हो गया। अब जब आपने एक स्ट्रीम क्रिएट किया है ना, यहाँ पे ये वाली लाइन लिख के ये, तो ये डेटा को होल्ड नहीं करेगी, ठीक है? ये डेटा को होल्ड नहीं करेगी, बल्कि होगा क्या कि आपका जो डेटा सोर्स है वहाँ पे एक पाइप क्रिएट होगी और यहीं पे डेटा का भंडार है पूरा, ठीक है? यही आपका डेटा है, एक्चुअल डेटा आपका यही है, ठीक है? तो यहाँ डेटा स्टोर तो आपने किया था कलेक्शन के थ्रू, बट स्ट्रीम उस डेटा को अपने अंदर होल्ड ना करके बल्कि एक पाइप यूज़ कर ले। जैसे कि घरों में गैस की पाइप आजकल आ रही है, तो इसका मतलब क्या कि गैस का भंडार घर में है, नो सर। वो रन टाइम पे गैस आएगी, यूज़ करेंगे। ऐसे ही रन टाइम पे ये डेटा आएगा स्ट्रीम के पास। तो स्ट्रीम अपने आप में डेटा होल्ड नहीं करती है, स्टिल इट कैन ऑपरेट ऑन डेटा। हाउ? विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन की मदद से डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा एट रन टाइम। ये ध्यान रखिएगा, ये रन टाइम पे होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि कलेक्शन इज लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स डेटा एंड स्ट्रीम इज लाइक अ कन्वेयर बेल्ट, इट पुल्स डेटा फ्रॉम द सोर्स। समझ में आ रही बात? यस ये सर। आपका एक कंटेनर हो गया, ठीक है? ये आपका कंटेनर हो गया और ये पाइपलाइन बोलो, कन्वेयर बेल्ट बोलो, जो भी बोलो, जिसमें स्ट्रीम क्या करती है, रन टाइम पे आपके डेटा को खींचेगी और फिर डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। तो अब सोचो कि डेटा जब यहाँ से ये लेगी, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअल क्या करेगी, ये डेटा आपका यहीं रहेगा, उसी का एक एग्जैक्ट कॉपी यहाँ बनेगा और फिर उस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रीम क्रिएटेड हुई, ठीक है? एक स्ट्रीम क्रिएटेड हुई। स्ट्रीम जब आप क्रिएट करते हो तो क्या इसके पास डेटा है? क्या नो डेटा सर। रन टाइम पे ये खींचेगा? एक्चुअल डेटा नहीं रन है। टाइम पर खींचेगा। हाँ, डेटा ये रन टाइम पे खींचेगा। कोडिंग की दुनिया में कहीं भी अगर आप ये देखते हो कि कोई काम मांगने पे हो, है ना? जैसे जैसे भाई यहाँ पे ये है कि अगर मैं स्ट्रीम का मेथड चलाऊँगा, फ़िल्टर या मैप, तो मैं बोलूँगा फ़िल्टर करो, तो फ़िल्टर हो, या मैं बोलूँ कि ऐसा करो, तो वैसा हो, तो उसको हम बोलते हैं लेज़ी अप्रोच। जैसे घरों में अब हम लेज़ी कौन से इंसान को बोलते हैं? जो अपने से काम ना करे, जिसको जो बोलने पे काम करे, वो लेज़ी होता है? यस सर। कोई है खाना नहीं बना रहा है, हम बोले अरे भाई बना दो, तो जा रहा है किचन में बनाना, अरे बड़ी लेज़ी है, पहले से बना के नहीं रखता है, ठीक है? तो लेज़ी उस चीज़ को बोला जाएगा जिससे जब बोला जाए तब काम हो, वो ऑटोमेटिकली करके न रखे। तो स्ट्रीम जो होता है वो लेज़ी होता है। इसी तरह आगे हम और भी पढ़ेंगे हाइबरनेट वगैरह में, लेज़ी लोडिंग, ईगर लोडिंग, सॉरी हाइबरनेट नहीं बोल रहे हैं, इसमें स्प्रिंग में पढ़ेंगे। स्प्रिंग में हम लोग लेज़ी लोडिंग, ईगर लोडिंग पढ़ेंगे। तो लेज़ी हमेशा उस चीज़ को बोला जाएगा जो जो रन टाइम पे बोलने पे काम हो रहा है, एक्सप्लिसिटली जब हम बोल रहे हैं तो काम हो रहा है। तो स्ट्रीम भी जो है ना, स्ट्रीम इज लेज़ी। स्ट्रीम के लेज़ी होने का मतलब है कि ये पाइपलाइन तो क्रिएट कर दिया इसने, लेकिन आपके डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस आप इसको एक्सप्लिसिटली ना बोलो। आप बोलोगे तो ही डेटा प्रोसेसिंग हो। भाई स्ट्रीम का पर्पस क्या है, हम क्यों स्ट्रीम पढ़ रहे हैं बताइए? क्या पर्पस है स्ट्रीम पढ़ने का? डेटा प्रोसेसिंग, यस सर। यस सर, डेटा है ना? प्रोसेसिंग, डेटा ऑपरेशन प्रोसेसिंग। परफॉर्म। तो डेटा है हमारा यहाँ पे, अब उससे एक पाइपलाइन जुड़ गई है, अब ये प्रोसेस करेगा, लेकिन कब करेगा? जब इससे हम एक्सप्लिसिटली बोलेंगे, इसीलिए स्ट्रीम को लेज़ी बोला जाता है, ठीक है? तो ये हमने एक स्ट्रीम क्रिएट कर ली। अब एक बात और ध्यान रखो कि स्ट्रीम जो है ना वो एक ही बार यूज़ होता है। एक स्ट्रीम आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो। वन टाइम, वन स्ट्रीम, वन
स्ट्रीम कैन बी यूज्ड ओनली वंस। अभी मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है भाई, एक स्ट्रीम क्रिएट हुई, ठीक है, स्ट्रीम क्रिएट हुई एंड देन हम क्या करेंगे, हम अब इस स्ट्रीम क्रिएट हुई मतलब पाइपलाइन भाई रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, हर एक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्ट्रीम का एक मेथड है स्ट्रीम, देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए लफड़ा है ना, ये कहाँ गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो ये लफड़ा किया था हम लोगों ने, है ना, ये फॉर ईच लूप लगाया, ये एक तरह का इम्परेटिव स्टाइल ऑफ कोडिंग हमने किया है। अब यहाँ देखो कैसे होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। स्ट्रीम के पास एक, अच्छा आप सोचो कि मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत दिमाग लगाना, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे इन एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है, यस सर। तो मुझे एलिमेंट, जी सर। तो मुझे 1 देना पड़ेगा, फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो मुझे रिटर्न बैक करेगा। यस सर। तो इसका मतलब कि मुझे एक ऐसे मेथड की ज़रूरत है जो जिसको हम एक वैल्यू दें, वो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करके मुझे रिजल्ट बैक करे। तो चारों फंक्शनल इंटरफेस में कौन ऐसा है जो वैल्यू लेता भी है देता भी है? फंक्शन। फंक्शन, ठीक है। तो कंज्यूमर। हाँ, कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर खाली लेता है भाई साहब, देता कहाँ है ना, वो खाली लेगा, नहीं समझे? यस सर, समझे। हाँ, जी सर समझ गए। जो फरवरी के महीने में होता है, खाली ले आओ। सर ज्यादा डीप पहुंच गए। हाँ, खाली ले आओ, खाली ले आओ, कोई मतलब नहीं था, देते रहो खाली। तो स्ट्रीम डॉट, यहाँ पे आपको एक मेथड मिलेगा इसका मैप। देखो मैप के अंदर क्या है, फंक्शन है ना, यस सर, यस तो सर। यहाँ एक फंक्शन पास करना है। तो अभी मैं फंक्शन बनाता हूँ अलग से, आओ एक फंक्शन बनाए। तो मैप, भाई मैप मेथड फंक्शन मांगता है, तो आओ फंक्शन बनाया जाए। तो हम करते हैं न्यू फंक्शन एनोनिमस इनर टाइप, ठीक है। फंक्शन 2 वैल्यू लेता है, तो हमें क्या पास करना है, एलिमेंट पास लिस्ट। करना है इंटीजर। यस सर। इसका एक एलिमेंट Integer। देंगे और मिलेगा क्या, उसमें 3 मल्टीप्लाई हो गए तो इंटीजर भेजेंगे, इंटीजर मिलेगा, तो इंटीजर भेजा, इंटीजर भी। हाँ, और इंटीजर ही मिला। अभी मैं एनोनिमस इनर टाइप बना रहा हूँ अभी, अब इसको मैं लैम्डा में कन्वर्ट कर दूंगा, और ये हो गया, और ये आपका बन गया फंक्शन रेडी आपका। और ये अप्लाई मेथड में हम क्या कर लेंगे, रिटर्न क्या कर देंगे, t इंटू 3, यस सर। t इंटू 3 कर दिया। अब ये जो मैप भाई साहब हैं, इसमें हम अपना फंक्शन पास कर देंगे, क्योंकि मैप भाई फंक्शन टाइप का आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है। ये देखो फंक्शन चाहिए इसको, मैप को कहाँ चला गया, मैप को फंक्शन चाहिए, तो लो भाई फंक्शन, कहाँ गया फंक्शन, ये रहा, चलो भाई साहब लो फंक्शन, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा समझो, यहाँ पे स्ट्रीम क्रिएट हुई, मतलब यहाँ पे एक पाइपलाइन क्रिएट हो गई, एक पाइपलाइन क्रिएट हो गई, ठीक है, आपके डेटा तक, ठीक है। अब जब आप जैसे ही आपने मैप चलाया, आपकी उसी पाइपलाइन से डेटा पुल होगा। अब ये डेटा पुल हुआ आपके पाइपलाइन से, और वो एक एक करके फंक्शन में जाएगा, एक एक करके किसमें जाएगा, फंक्शन में जाएगा। फंक्शन। तो पहले 1 को फंक्शन में भेजेगा, तो 1 क्या बन जाएगा, 3। 3। फिर 2 को भेजेगा, फंक्शन में जाएगा, मतलब फंक्शन के अप्लाई मेथड में जाएगा, तो 2 का कर देगा 2 3 या 6, 3 का कर देगा 3 3 9, ऐसे मैं जैसे फॉर ईच नहीं एक एक करके प्रिंट मारता था कंज्यूमर की मदद से, मैप क्या करेगा, एक एक करके सर। फंक्शन की मदद से डेटा को मैनिपुलेट करेगा। तो इस तरीके से ये करने के बाद, अच्छा ये करने के बाद आपकी एक नई स्ट्रीम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, नई स्ट्रीम आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई। बहुत ध्यान से बात समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग, ठीक है।
प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। तो ये आपने पाइप क्रिएट किया, पाइप क्रिएट करने के बाद आपने प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग में हो क्या रहा है बेसिकली, हर एक डेटा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा सोचो कि 3 से जब मल्टीप्लाई होगा, तो वो डेटा आके क्या स्ट्रीम में स्टोर होगा? नो सर। नहीं होगा। एक्चुअल में ना ये ऐसा है कि आपका ये डेटा है, वो यहाँ आया, फिर वो डेटा गया, फिर वो डेटा गया मैप के पास, मैप ने उसको क्या किया? मल्टीप्लाई बाई 3 3। किया, फिर उसी में हम अगेन एक पाइप जोड़ देंगे और उसको प्रिंट मार देंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए ना, एक्चुअल में देखा जाए तो एक स्ट्रीम यहाँ क्रिएट हुई, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो एक स्ट्रीम यहाँ क्रिएट होगी और देन प्रिंट कर देंगे। तो एक्चुअल में कहीं भी ना ये स्ट्रीम कोई डेटा होल्ड कर रही है, ना ये स्ट्रीम कोई डेटा होल्ड कर रही है। रन टाइम पे डेटा आएगा कन्वेयर बेल्ट में, ऐसे नहीं कच्चा आलू आता है तो फिर वो कन्वेयर बेल्ट पे धुल जाता है, फिर धुलते ही यस सर। धुलते आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ चक्कू चलता रहेगा, खच 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 काट दिया, फिर यहाँ मसाला लग गया। लास्ट में सोना बन गया सर। हाँ, तो ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा कोई होल्ड नहीं करता, वो डेटा यहीं से आएगा। तो अभी ऐसा नहीं है कि भाई डेटा आके यहाँ होल्ड हुआ या फिर 3 से मल्टीप्लाई होकर के ये स्ट्रीम ने 3, 6, 9 ऐसे होल्ड कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये होल्ड नहीं करेगा। जब रन टाइम पे ये डेटा सोर्स से निकलेगा, ये स्ट्रीम में आएगा, उस स्ट्रीम से यहाँ पे मैप में जाएगा, फिर वहाँ से होते हुए आगे बढ़ता जाएगा। फिर आगे हम क्या करेंगे भाई, अब हम बोलेंगे कि भाई अब इसको प्रोसेसिंग हो गया, चलो इसको प्रिंट कर दो। तो ये भी एक नई स्ट्रीम हमारे पास बन गई, इसको मैप स्ट्रीम बोल सकते हो आप। एंड इसका एक मेथड मिलेगा फॉर ईच। हमें पता है कि भाई फॉर ईच स्ट्रीम में भी मिलेगा और कलेक्शन में मिलेगा। फॉर ईच में अच्छा। कंज्यूमर आई कोलन, अब तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ तोड़ ताड़ के, ये हो गया सिंपल। अभी देखो मैं आपको अच्छा। रन करके दिखाता हूँ लॉन्च 2 को। ये रन किया हमने, कंसोल हो गया हमारा, तो साइड में कर लेते हैं हम इधर, इसका क्लियर कर लेते हैं पुराना आउटपुट। ये हमने रन किया, देखिए आ रहा है 369 ये। यस सर। तो अब देखो यस सर। आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट है वो एज इट इज ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सी ये वही है, यस स्टिल सर। हम ऑपरेशन कर पा रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये डेटा कहीं होल्ड हुआ है क्या? कहीं होल्ड नहीं हुआ है। नो। ये सिर्फ अगर आपको होल्ड करना है तो आप एक कोई नया कलेक्शन बना के डेटा को होल्ड कर सकते हो, यस सर। लेकिन ये कहीं होल्ड नहीं होता। ये सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और आपने प्रिंट कर दिया। तो हुआ क्या, पहले आपने एक पाइप क्रिएट करी डेटा सोर्स से, ठीक है। फिर आपने क्या किया, वो पाइप क्रिएट हो गई, स्ट्रीम बन गया। फिर उस स्ट्रीम पे एक मेथड चलाया मैप, जो कि आपके डेटा को प्रोसेस करेगा। तो जब आपने प्रोसेस किया, इसको बोलते हैं कि इस स्ट्रीम को कंज्यूम करना। तो यहाँ पे स्ट्रीम क्रिएट हुई और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रीम डॉट मैप। तो क्या मैंने इस वाली स्ट्रीम को कंज्यूम कर लिया? यस सर। जब भी एक स्ट्रीम आप बनाते हैं और स्ट्रीम पे कोई मेथड आप चला देते हो, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम कंज्यूम। और स्ट्रीम का एक रूल है कि अगर एक बार आपकी स्ट्रीम कंज्यूम्ड हो गई, तो उस स्ट्रीम को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या है, ये एक स्ट्रीम है, आपने मल्टीप्लाई बाई 3 करके उसको कंज्यूम कर लिया। अब रन टाइम पे डेटा एक फ्लो में ना आएगा, डेटा यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि डेटा यहाँ से आया और इधर भी जाए और इधर भी जाए, नो सर। है ना। एक तो ये फ्लो है, एक डेटा का फ्लो है। तो ये आपका डेटा एक कंटेनर से आया, पाइपलाइन के थ्रू यहाँ आया और फिर यहाँ पे आया, प्रिंट हो गया। ऐसा थोड़ी होगा कि डेटा यहाँ से आए और फिर इधर से इधर भी जाए कहीं। तो इसीलिए एक स्ट्रीम को अगर कंज्यूम कर लिया गया, तो वो स्ट्रीम अब कहीं और यूज नहीं हो सकती। कंसेप्ट भी समझें कि यूज क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये Yes. सारा खेल रन टाइम पे डेटा के फ्लो का है। डेटा आपका आ रहा है, डेटा आया, स्ट्रीम ने उसको लाया भाई सोर्स से और स्ट्रीम ने उसको कंज्यूम कर लिया।
जब स्ट्रीम ने उसको कंज्यूम कर लिया और देन अगेन नई स्ट्रीम क्रिएट करी और नई स्ट्रीम से फिर वो कंज्यूम होकर प्रिंट हो गया। फिर ये वाली जो स्ट्रीम है अब वो अलग फ्लो नहीं बना सकती कि भाई एक और हम मैप मेथड चला लें वहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 कर दें, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। अगर मैं इसी स्ट्रीम में एक और मैप अगर लगाऊँ, ठीक है, एक और अगर मैप लगा दूँ, मैं यहाँ पे कंज्यूम कर चुका हूँ, ऑलरेडी आई हैव कंज्यूम्ड हियर, ठीक है, एंड फॉर ईच के थ्रू हमने प्रिंट भी किया है। अगर मैं अगेन में स्ट्रीम डॉट मैप करूँ, ठीक है, और सेम फंक्शन को मैं दोबारा पास कर दूँ, ठीक है, सेम फंक्शन को मैं दोबारा पास कर दूँ और रन करूँ, देखो आ गया एक्सेप्शन। क्या बोल रहा है? स्ट्रीम ऑलरेडी हैज़ बीन ऑपरेटेड और क्लोज्ड, है ना? ये अच्छा, आपकी जो स्ट्रीम थी, ये जो आपकी स्ट्रीम थी, उसको भाई साहब आप कंज्यूम कर चुके हो। अब एक बार स्ट्रीम आपकी कंज्यूम्ड हो गई मीन्स आपका एक फ्लो बन चुका है कि ये डेटा अब यहाँ जाएगा। अब आप बोलोगे नहीं यहाँ भी जाएगा और इधर भी जाएगा, नो दिस इज नॉट ट्रू, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो स्ट्रीम के बारे में ये आप ध्यान रखें कि वन स्ट्रीम कैन बी यूज्ड ओनली वंस, आप उसको 2 बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रीम क्रिएट हुई और स्ट्रीम यहाँ पे सेम स्ट्रीम, स्ट्रीम 1 क्रिएटेड, स्ट्रीम 1 कंज्यूम्ड, एंड कंज्यूम्ड करने के बाद हियर one new stream has been created and its name we can say something like stream 2। यहाँ पे एक नई स्ट्रीम बनी, stream 2 created, ठीक है, ऐसा। अब stream 2 जो है ना, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई भी मेथड चला सकते हो, क्योंकि ये अभी क्या कंज्यूम हुई है, जस्ट नाउ क्रिएटेड, क्रिएटेड। हाँ जस्ट नाउ क्रिएटेड। तो अब इसमें आप कुछ भी करो, आगे आप फिल्टर मेथड चलाओ, मैप चलाओ, फॉर ईच चलाओ। तो हमने फॉर ईच चलाया। फॉर ईच चलाने का मतलब यहाँ पे कौन सी स्ट्रीम कंज्यूम हुई? टू वाले। हाँ स्ट्रीम 2 है ना, ये देखिए स्ट्रीम है। तो या जैसे ही हम अगर उसको इस्तेमाल करेंगे, मेथड चलाएंगे स्ट्रीम कंज्यूम, तो स्ट्रीम 2 कंज्यूम, इट मीन्स कि क्या मैं स्ट्रीम 2 को अगेन यहाँ यूज कर सकता हूँ इसके नीचे? नो सर। नहीं, क्योंकि ऐसा भाई स्ट्रीम 2 जब नो बनी सर। तो यहाँ से हमने प्रिंट किया। अब ऐसा नहीं बोले कि भाई प्रिंट भी कर लो और कुछ और भी कर लो, भाई डेटा का फ्लो एक ही रहेगा। तो ये एक तरह का ना, एक तरह का लीनियर फ्लो है, नथिंग एल्स। स्ट्रीम एपीआई में आप एक लीनियर फ्लो बना रहे हो। एक फैक्ट्री में नहीं होता है कि भाई एक तरफ से कच्चा माल निकलता है, उसमें प्रोसेसिंग होती जाती है, लाइक दैट ओनली। अच्छा। अब ऐसा तो नहीं जी होता। सर। आप सोचो कि ऐसा कहीं देखे हो कि भाई यहाँ से कच्चा माल निकला, आलू निकला, और वो कन्वेयर बेल्ट पे जा रहा है और फिर आधा आलू इधर चला गया, आधा आलू इधर चला गया। अरे भाई जब सेम प्रोडक्ट बना रहे हो तो कोई एक ही काम ना होगा? अच्छा। ऐसा तो नहीं होगा कि इधर आलू को तुम भाई सर्फ से धो रहे हो, इधर पानी से धो रहे हो, काम तो एक ही होगा। तो यहाँ पे लीनियर फ्लो है हमारा, तो एक ही काम होने वाला है। तो इसीलिए एक स्ट्रीम एक ही बार क्रिएट होगी और एक स्ट्रीम एक ही बार कंज्यूम होगी। तो स्ट्रीम क्रिएटेड, कंज्यूम, फिर नई स्ट्रीम बनी, फिर उसको आपने कंज्यूम किया अपने हिसाब से, जो भी मेथड से कंज्यूम किया, एंड हमारी दोनों स्ट्रीम कंज्यूम हो गई। अब इसमें थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड देखो कैसे कम होगा। लाइन ऑफ कोड कम ऐसे होगा कि ये फंक्शन बाई एनोनिमस इनर क्लास है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? लैम्डा में। जी सर। जी सर। तो ये पटकिए यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा, और ये यहाँ से यहाँ तक, रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये सब हटा दीजिए। सब आप जान रहे हो, मैं जल्दी जल्दी में कर दे रहा हूँ खट से, और यहाँ लगा दीजिए एरो, ठीक है। एक ही वेरिएबल होता है, डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ब्रैकेट देने की ज़रूरत है। लो, अब जब यही लिखना है तो इतना लफड़ा क्यों लिखना, मैं सीधा इसी को डाल दूँ ऐप में। यस सर। तो ये उठाइए, मारिए कट और मारिए पेस्ट और इसको उड़ा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे हमने और भी कम किया जा सकता था, मात्र 3 लाइन में अपनी लिस्ट को प्रिजर्व भी रखा, हमारा ओरिजिनल डेटा में कोई चेंज भी नहीं हुआ, और हम 3 से मल्टीप्लाई करके डेटा प्रिंट भी कर पा रहे हैं। वो काम हमने जो पहले किया था जो इम्परेटिव स्टाइल ऑफ कोडिंग में, उसमें हमें पूरी लिस्ट बनानी पड़ी, उसके बाद लूप वूप लगाना पड़ा, तब जाके कहीं 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर हमने प्रिंट किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी इसको और शॉर्ट में हम करेंगे, ठीक है। देन अगला काम क्या करना था भाई हमें? अगला काम, इवन। हाँ
इसमें इवन इवन निकालना था। अब हमें इसमें से मान लो कि इवन नंबर अगर निकालना है तो कैसे होगा भाई? इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर मेथड का। तो यहाँ पे स्ट्रीम 2 जो है उसको हम कंज़्यूम नहीं करते हैं अभी, हम स्ट्रीम 2 पे कुछ और काम करेंगे। तो मैं बोलूँगा मैप डॉट फ़िल्टर। फ़िल्टर देखो फ़िल्टर का टाइप क्या है? इसका टाइप प्रेडिकेट होना चाहिए। प्रेडिकेट। हाँ, मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब मेरा ये डेटा रन टाइम पे यहाँ पे आएगा इस वाली स्ट्रीम तक, इस वाली स्ट्रीम तक आएगा, ये वाली स्ट्रीम तक, तो मेरा डेटा क्या हो चुका होगा? मल्टीप्लाई बाय 3। 3 हो चुका होगा ना, मतलब ऐसा हो गया होगा, 1 1 2 3 था तो 3 6 9 सो ऑन ऐसा हो चुका होगा। तो इसी पे हम फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे। हम बोलेंगे जब ये रन टाइम पे आएगा तो इसी में फिर से भाई फ़िल्टर अप्लाई कर दो और फ़िल्टर में क्या होगा कि ये स्ट्रीम का पे जो डेटा आएगा ना 3 6 9, अब वो 3 पहले डालेगा, फिर 6 डालेगा, फिर 9 डालेगा, बारी-बारी डालेगा और एक नई स्ट्रीम क्रिएट करेगा। वो किस बिहाफ़ पे? उस बिहाफ़ पे जो आप यहाँ पे लॉजिक लिखोगे। प्रेडिकेट में क्या होता है? बूलियन वैल्यूड ना? बूलियन वैल्यू। हाँ, कि अगर हम कोई लॉजिक देते हैं, अगर ट्रू होती है तो डेटा ऐड होगा, फ़ॉल्स होगा तो डेटा ऐड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि भाई अगर मेरा जो डेटा है कोई वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है? अगर जो मेरा डेटा है वो अगर 2 के मॉड्यूलस हो, 2 से डिविज़िबल हो, तो यहाँ पे एक नई स्ट्रीम क्रिएट हो गई। ठीक है? तो यहाँ पे जो डेटा होगा प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ जो डेटा आएगा रन टाइम पे वो होगा 3 6 9 फिर 12 सो दैट, है ना? तो अब इसमें से यहाँ पे कौन-सा डेटा छँट के रह जाएगा? 6 6 12। 12 लाइक दैट ये रह अच्छा। जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब ये हमने यहाँ पे कौन-सी स्ट्रीम को कंज़्यूम किया है जो मैंने हाइलाइट किया है? सेकंड वाला। हाँ, स्ट्रीम 2 को कंज़्यूम किया और यहाँ पे एक स्ट्रीम 3 बनी भी। तो स्ट्रीम 3 क्रिएटेड एंड यहाँ पे क्या हुआ? स्ट्रीम स्ट्रीम 2 कंज़्यूम। ठीक है? बस एक कन्वेयर बेल्ट वाला एग्ज़ाम्पल ध्यान रखो, सब एकदम क्लियर होता जाएगा आपको। अब स्ट्रीम 2 कंज़्यूम हो गई, तो क्या मैं मैप पे फॉर ईच लगा सकता हूँ? नो सर। तो कंज़्यूम हो गई है, तो अब फॉर ईच किस पे लगेगा? फ़िल्टर पे। फ़िल्टर। ये फ़िल्टर पे लगा। अब देखिए आपको सिर्फ़ इवन नंबर भी प्रिंट होगा। देखिए, अब सारा प्रिंट करना है तो आप कर सकते हो। देखो सिर्फ़ इवन नंबर प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना? तो देखो किस तरह से हम अच्छा। अपने सोर्स के डेटा को ला रहे हैं। अब देखो मेरी स्ट्रीम और लंबी हो गई ना अब यहाँ पे। अब हमारी स्ट्रीम कैसे हो गई? यहाँ से हटाया जाए। अब यहाँ पे एक नई स्ट्रीम क्रिएट हुई हमारी, एक नई स्ट्रीम और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फ़िल्टर कर रहे हैं जो कि डिवाइड बाय 2 ना? ये कर रहे हैं। तो अच्छा। ये भाई एक नई स्ट्रीम है, ठीक है? एक नई स्ट्रीम है। अब ये फ़िल्टर करेगी और अब हम यहाँ पे ले जाके उसको प्रिंट मार रहे होंगे। तो कोई भी स्ट्रीम मेरा डेटा होल्ड कर रही है क्या? नो सर। कोई स्ट्रीम यहाँ पे क्या रन टाइम पे जो डेटा आएगा यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6 12 लाइक दैट। तो सब का सब रन टाइम पे काम होगा, रन टाइम पे डेटा आएगा, ये काटा-छाँटा आगे बढ़ाया, फिर ये काटा-छाँटा आगे बढ़ाया, ऐसे करते-करते लास्ट में प्रिंट मार दो। सम करना है हमें लास्ट में। तो अब हम इस फ़िल्टर पे एक और मेथड चला लेते हैं। हम फ़िल्टर सर एक डाउट है। हाँ, बोलिए पहले। सर आपने जो फ़िल्टर यूज़ किया है वो फिर से ही मैप पे यूज़ कर सकते थे वहाँ पे? नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पे या मैप हम तब यूज़ करेंगे जब आपको अपने डेटा में कोई मैनिपुलेशन करना होगा। फ़िल्टर तब यूज़ करेंगे जब आपके डेटा को फ़िल्टर आउट करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन कि अगर ऐसा है तो निकाल दो। यहाँ पे हम क्या फ़िल्टर कर रहे थे कि मेरे हर एक डेटा को मैनिपुलेट कर रहे थे? बताइए। मैनिपुलेट कर रहे थे। हाँ, तो मैनिपुलेशन है तब मैप यूज़ करेंगे, लेकिन छटैया करना है भाई, तो कोई ना कोई कंडीशन पे छाँटोगे ना। आपके पास 100 लड़के हैं, आपको 5 लोग को सेलेक्ट करना है, तो किसी न किसी कंडीशन पे छाँटोगे ना।
ओके सर। तो फिल्टर बूलियन वैल्यूड प्रेडिकेट लेता है। आप इसने कंडीशन दे दिया, वो कंडीशन ट्रू होगी तो छठ के एलिमेंट आते रहेंगे उस कंडीशन के हिसाब से, ऐसा है। तो अब ये हो गया हमारा छठ के एलिमेंट आ गए। अब हमें क्या करना है, जो इवन आए उनका सम निकालना है। तो हम प्रिंट ना करके इसका एक मेथड हम यूज़ कर लेंगे, काउंट। ये यूज़ कर लिया हमने एंड ये हमारा हो गया काउंट। और यहाँ पे हमारी स्ट्रीम 3 जो है वो भी कंज्यूम्ड हो गई, स्ट्रीम 3 कंज्यूम। यहाँ कोई स्ट्रीम नहीं बनी, काउंट का रिटर्न टाइप कोई स्ट्रीम नहीं है फर्दर, क्योंकि सब कुछ हो गया भाई जोड़ जाड़ के। एंड लास्ट में आप सेस आउट कर देंगे अपने काउंट को। सब कुछ हो गया, सारा प्रोसेसिंग हो गया, लिस्ट एज इट इज रहेगी। देखिए 5 आया है भाई काउंट, सही आया है गलत आया यार, लग रहा है हमको गलत है। 5 तो नहीं आना चाहिए था। फिल्टर पे काउंट लगाया तो 5 ही आएगा, 12 6 तो सही है। वैल्यू तो शायद 5 नहीं आ रही सर, इवन वो काउंट कर रहा है क्या? हाँ सॉरी काउंट, ये काउंट करेगा, सही बोल रहे हैं आप। काउंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेगा। हमें सम निकालना है ना, तो सम काउंट से अच्छा। नहीं होगा, सम होगा फिल्टर Select. डॉट, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, फिल्टर डॉट, एक मेथड इसका होता है, देखने दीजिए जरा कौन सा मेथड है, रेड्यूस। कलेक्ट रेड्यूस से होगा, रेड्यूस से होगा। अब होता कैसे सम होगा इसका, सबसे देखिए ऐसा सम होगा इसका बेसिकली। मैं अभी ये कंज्यूम हटा रहा हूँ। देखो सम करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा हमारे पास, 6 है ना, यस 6। सर। तो हम 0 को ऐड करेंगे 6 से, कितना आ गया 6। फिर प्रीवियस रिजल्ट प्लस न्यू वैल्यू, 6 प्लस 12 कितना आ गया 18। 18 नाउ प्रीवियस वैल्यू प्लस न्यू, तो न्यू वैल्यू अगली कौन सी होगी 12 के बाद, कौन सी थी? 4 3 जा 12 है ना, 5 18 3 जा 15, 6 3 जा 18, ये होगा 18 यस सर। 18। तो अब क्या, 18 सर। हाँ तो पिछला प्लस अगला, इस तरह से सम होता रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर इनिशियली देखो, मतलब इसमें सम कैसे होता है, सम ऐसा होता है प्रीवियस रिजल्ट प्लस न्यू वैल्यू, इस तरह से होता रहेगा। तो इनिशियली में प्रीवियस रिजल्ट क्या रहेगा, जब सबसे पहली वैल्यू आएगी 0, रेड्यूस में आप पहले दे देंगे 0, ठीक है। एंड देन आप देंगे यहाँ पे दो वेरिएबल a कॉमा b, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू एक डिनोट करेगा, एक नेक्स्ट वैल्यू डिनोट करेगा। एंड दोनों को आपको क्या कर देना है, दोनों का सम कर देना a प्लस b, खत्म। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देन यहाँ पे आपको एक इंटीजर रेड्यूस मिल जाएगा और इसको सम कर दीजिए, ठीक है। और अब सम करोगे तो अब देखो आ जाना चाहिए 90, सही है। यस सर। तो हम लोग का पहले भी ये आ रहा था। तो इस तरीके से देखो जो काम हम लोगों ने यहाँ पे इतना बढ़ा चढ़ा के किया, वो काम हम लोगों ने इतने में नहीं और इसको कम में करेंगे अभी हम लोग। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि स्ट्रीम 3 यहाँ पे क्रिएट हुई थी, तो यहाँ पे स्ट्रीम 3 जो हो गई वो कंज्यूम हो गए। कंज्यूम हो गई, तो अब कोई स्ट्रीम नहीं बची स्ट्रीम 3 भी यहाँ पे कंज्यूम हो गई। अब ये मैं पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी करके कमेंट कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें अगर आपको थोड़ा लाइन ऑफ कोड और कम करना है तो मेथड चेनिंग का यूज कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट डॉट स्ट्रीम आपने यूज किया। तो अब लिस्ट डॉट स्ट्रीम का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रीम। स्ट्रीम। तो स्ट्रीम पे हम मैप लगाते हैं, तो क्या ये मैप में डायरेक्ट यहाँ भी लगा सकता हूँ, यस सर। डॉट मैप। यस सर। मैप का रिटर्न टाइप अगेन स्ट्रीम है, उस पर फिल्टर लगाए हैं तो डायरेक्ट ये फिल्टर हम यहाँ भी लगा सकते थे। फिर फिल्टर का रिटर्न टाइप अगेन स्ट्रीम है, उसमें हम रेड्यूस लगाए हैं तो अब रेड्यूस वो यहाँ भी लगा सकते थे, ठीक है। डॉट कर लीजिएगा बस यहाँ पे, ये हो गया। और
रेड्यूस का रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे इंटीजर कर लेना है, ठीक है? और ये सब पूरा हटा देना है, ठीक है? एक लाइन का खेल हो गया। अच्छा अब नाप लो इम्परेटिव स्टाइल ऑफ कोडिंग एंड डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव ऑल्सो, फंक्शनल ऑल्सो। इस तरीके से 1 मिनट यार, ये सम क्यों नहीं हुआ? अच्छा, लिस्ट को प्रिंट मारा, रेडियस को प्रिंट ही नहीं मारा। अच्छा तो हमें एक बार रेडियस को प्रिंट कर लेना है। मैं लिस्ट को इसलिए प्रिंट कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि स्ट्रीम यूज़ करने से आपकी ओरिजिनल लिस्ट में कोई बदलाव नहीं आता है। अब ये जो है ना, ये भाई एक लाइन की चीज़ को सीखने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। कितना कांड करना अच्छा पड़ेगा तब जाके इसको आप समझ पाओगे। पूरा ऊप्स पढ़ा आपने, ठीक है? उसके बाद चीज़ों को समझा, इनर क्लास समझा, दिस दैट करते 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 तब जाके यहाँ पे आप पहुँचे हैं, सिर्फ ये एक लाइन का कोड लिखने के लिए। सो इसके पीछे बहुत सारे कंसेप्ट हैं और सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। बस अब आपको क्या करना है, उन कंसेप्ट को यूज़ करना है, उन कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज़ करना है, ताकि ये आपका मतलब एकदम आपको यूज़्ड टू हो जाए, आप एक-एक बार में बना पाओ। ठीक है? समझ में आया स्ट्रीम अच्छा एपीआई का फंडा? भाई स्ट्रीम अच्छा एपीआई डेटा मैनिपुलेशन करती है। आपने देख लिया कि किस तरीके से हम एक बड़े कोड से एक शॉर्ट कोड पे हम स्विच कर गए। यहाँ पे एक लाइन करके हम ऊपर पुराना ये वाला कोड भी डाल देते हैं। तो ये कैसा आ रहा है यार? ठीक है, ये हो गया। एक और लास्ट में हम बात करेंगे, उसके बाद अपनी बात हम ख़त्म करेंगे। बिल्कुल छोटा-सा, टेंशन मत लीजिए, आप क्लास वैसे लंबी हो गई आज बहुत। एक चीज़ और है स्ट्रीम एपीआई में जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल स्ट्रीम, ठीक है? पैरेलल स्ट्रीम। पैरेलल स्ट्रीम का फंडा क्या है भाई? पैरेलल स्ट्रीम का फंडा ये है कि भाई ये आपके डेटा को मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू प्रोसेस करती है। पैरेलल स्ट्रीम अगर आप यूज़ करोगे तो इंटरनली मल्टीपल थ्रेड्स पिक्चर में आएंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरी एक लिस्ट है। अब मेरे को इस लिस्ट को प्रिंट करना है। मैं list डॉट फॉर ईच करूँगा, आई एंड आउट आई। कोई दिक्कत? नो सर ये आ गया। अब लेकिन मान लीजिए डेटा बहुत बड़ा है, बहुत सारा डेटा आपके पास है, तो पैरेलल स्ट्रीम क्या करता है, आपके थोड़े-थोड़े डेटा को चंक्स में डिवाइड करके अलग-अलग थ्रेड से एग्ज़ीक्यूट करेगा। तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो क्विकली मिलेगा, ठीक है? लेकिन अब मान लो सपोज़ करो कि इतना कोड एक थ्रेड से चल रहा है और इतना कोड दूसरे थ्रेड से चल रहा है, तो ज़रूरी है कि भाई सीक्वेंस में डेटा आएगा? नो सर हाँ। तो अगर आप पैरेलल स्ट्रीम का यूज़ तभी करेंगे जब डेटा बहुत ज़्यादा हो और सीक्वेंस मैटर न करे आपके लिए। देन इन दैट केस यू कैन गो विथ पैरेलल स्ट्रीम। पैरेलल स्ट्रीम हम यहाँ पे लिख देते हैं कि व्हेन व्हेन यू आर प्रोसेसिंग अ लार्ज सेट ऑफ डेटा, ठीक है? स्मॉल डेटा के लिए नहीं होगा क्योंकि छोटा डेटा में फिर मल्टीपल थ्रेड बनेगा, फिर सही नहीं होगा, ठीक है? व्हेन यू आर प्रोसेसिंग अ लार्ज सेट ऑफ डेटा, ठीक है? ये इसका यूज़ केस है। कब यूज़ नहीं करना चाहिए वो भी जान लो। डू नॉट यूज़ डू नॉट नॉट यूज़ इन दिस सिनेरियो। पहला, फॉर स्मॉल डेटा, छोटा डेटा के लिए भाई मल्टीपल थ्रेड करना एक ओवरहेड होगा, परफॉर्मेंस ओवरहेड होगा। दूसरा कि आप कोई भी आईओ रिसोर्स का यूज़ नहीं करेंगे। आईओ रिसोर्स मतलब कि समझाता हूँ मैं। मान लो कि ये पहले मैं पेंट में डाल दूँ ना, ये वाला नोट्स में आपके। ठीक है।
ये आ गया आपका इधर ना, समझिएगा बात को। मान लो आपका पास एक कोड है, ठीक है, ये कोड है और ये बहुत सारा डेटा रीड कर रहा है एक डेटाबेस से, बहुत सारा डेटा रीड कर रहा है एक डेटाबेस से या एक फाइल फोल्डर से, ठीक है। तो अब आपका ये कोड है, ठीक है। अब आपने क्या किया भाई, इस कोड को पैरेलल स्ट्रीम से चलाया, तो भाई इसमें क्या हुआ कि आधा कोड इधर से चलने लगा, आधा कोड इधर से चलने लगा, ऐसा ही होगा। यस सर। पहले जब सिंगल था तो भाई डायरेक्ट चल रहा था भाई और रीड कर रहा था, वन बाई स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप पूरा रीड कर ले रहा था। लेकिन जब पैरेलल स्ट्रीम यूज़ करोगे तो क्या होगा कि भाई एक थ्रेड से भी रीड होगा, दूसरे थ्रेड से भी रीड होगा। लेकिन जब आप 2 थ्रेड बनाओगे तो जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो भी दोनों थ्रेड के लिए सेपरेट करनी होगी। यस सर। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, कनेक्शन आपको 2 सेपरेट कनेक्शन करने पड़ जाएंगे और कनेक्शन एक ही टास्क को करने के लिए 2 कनेक्शन करना ये सही नहीं है, क्योंकि कनेक्शन करने में बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होती है। परफॉर्मेंस भी डाउन होगी। बिल्कुल होगी। तो जब आईओ रिसोर्सेज की बात होती है, मतलब इनपुट आउटपुट लाइक फोल्डर है या फिर आप डेटाबेस है, उस दौरान आप इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी आपको पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी जब आप जेडीबीसी, जो लोग नहीं पढ़े वो रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसा समझो कि भाई किसी आउटसोर्स से आप कनेक्शन कर रहे हो, तो अगर आप पैरेलल स्ट्रीम यूज़ करोगे तो भाई आधा कोड भी इधर कनेक्शन करेगा, आधा कोड आपका इधर से कनेक्शन करेगा, फिर कुछ डेटा इधर रीड होगा, कुछ डेटा आपका इधर रीड होगा, तो डबल कनेक्शन होगा जिससे आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान रखें कि स्मॉल डेटा के लिए आपको यूज़ नहीं करना है, आईओ रिसोर्स के लिए आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यस सर। एंड तब आपको यूज़ नहीं करना है जब ऑर्डर मैटर्स करता है, व्हेन ऑर्डर मैटर। आपके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, कोई आईओ रिसोर्स नहीं है, सिंपल कलेक्शन वलेक्शन है, ठीक है, और डेटा भी बहुत लार्ज है। इन तीनों के अलावा अगर कोई कंडीशन फिट हो रही है वो यही है कि लार्ज सेट ऑफ डेटा है, आईओ रिसोर्स भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं चाहिए मेरे को, तब आप पैरेलल स्ट्रीम का यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल स्ट्रीम कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, एक मेथड है भाई बस। तो देखो यहाँ पे हम स्ट्रीम की जगह लगा लेंगे पैरेलल स्ट्रीम बस। अब देखो आउटपुट 7 6 9, ये देखो अलग अलग थ्रेड से चल रहा है। अगर पैरेलल स्ट्रीम नहीं लगाते तो ये सिर्फ कौन से थ्रेड से ये एग्जीक्यूट होता पूरा कोड? मेन थ्रेड से। मेन थ्रेड से। अभी कौन से थ्रेड से एग्जीक्यूट होता अगर आपको देखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लगा लें ब्रैकेट अपने फंक्शन में, ये लगा लिया ब्रैकेट। ज़रा इसको नीचे लाइए, इसको भी ज़रा नीचे लाइए एंड इसको भी ज़रा नीचे लाइए। आप थोड़ा सा मैं रीडेबल कर रहा हूँ, यस सिस आउट। और यहाँ पे लगा लीजिए थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है। ये थ्रेड का नाम आप प्रिंट करके देख लीजिए, मेन थ्रेड के अलावा भी थ्रेड आएगा। सी नहीं आया? नहीं आया। अब आया, देखो। यस सर। तो फॉग ज्वाइन पूल कॉमन पूल वर्कर 1, ठीक है। तो ये एक थ्रेड, तो 2 थ्रेड काम कर रहा है। तो कुछ डेटा आपके इससे प्रिंट हो रहा है, कुछ डेटा आपके मेन थ्रेड से, तो 2 थ्रेड आपके काम कर रहे हैं। तो पैरेलल स्ट्रीम में भाई जिसको मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा हुआ है उसके लिए कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, ये पहले ही कर चुके हैं, यस सर। है ना। तो आपका डेटा बस क्या है कि डिफरेंट थ्रेड से एग्जीक्यूट होता है, इतनी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका Yes, स्ट्रीम sir. एपीआई कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में डेट एंड टाइम एपीआई वगैरह पे मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही।